4 साल पहले एक अनस्टेबल वायरस के कारण आई ज़ॉम्बी आफत ने जोरदार हमला किया। पूरा शहर तबाह हो गया और ट्रेन पर अपनी जान बचाने के लिए किया गया वो संघर्ष अनगिनत लोगों के लिए एक नाइटमेयर बन गया। उस आपदा के बीच लोगों ने आखिरकार महसूस किया कि ज़ॉम्बी से भी ज्यादा डरावना इंसान का वह दिल है जिसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता। पेनिनसुला पहली फिल्म की बैकग्राउंड को तो जारी रखती है, लेकिन ये पूरी तरह से नए कैरेक्टर्स और कहानी के एक नए स्टेज को पेश करती है। 4 साल बाद ये जगह अब वैसी नहीं रही जैसी वो ट्रेन के खौफनाक सफर के दौरान थी, बल्कि अब ये पूरी दुनिया द्वारा त्याग दिया गया एक ज़ॉम्बी आइलैंड बन चुका है। एक मिलिट्री ऑफिसर के रूप में जून सियोक अपनी बहन के परिवार के साथ पोर्ट की आखिरी रेफ्यूजी शिप की ओर भाग रहा है। रास्ते में अचानक एक आदमी सामने आता है और रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें भी साथ ले लिया जाए, लेकिन जून सियोक की नजर उस आदमी के शरीर पर लगे खून के धब्बों पर पड़ती है और वो तुरंत एक्सेलरेटर दबाकर वहां से निकल जाता है। तभी सामने एक औरत आ जाती है जिसकी गोद में एक बच्चा है। जून सियोक की हिचकिचाहट को समझते हुए वो गिड़गिड़ाती है और होप करती है कि वो कम से कम बच्चे को साथ ले जाए। जूनसियों के मन में थोड़ा संकोच आता है, लेकिन फिर भी वो पत्थर दिल बनकर वहां से चला जाता है। आखिर ज़ॉम्बीज से भरे इस देश में एक छोटी सी गलती भी सब कुछ खत्म कर सकती थी। वे सभी बोट चलने से ठीक पहले सफलतापूर्वक उस पर बोर्ड कर लेते हैं। उन्हें लगा था कि वे सुरक्षित किनारे पर पहुंच जाएंगे। तभी एक सोल्जर घबराते हुए अंदर आता है और जूनसियों को बताता है कि डेस्टिनेशन अचानक बदल दिया गया है, रीजन पता नहीं है। जूनसियोक स्थिति को समझने के लिए ऑफिसर के पास जाता है, लेकिन ऑफिसर उसे केवल इंस्ट्रक्शंस का पालन करने को कहता है। तभी सोल्जर फिर से दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि केबिन में एक इन्फेक्टेड व्यक्ति मिल गया है। दरअसल जूनसियों के जाने के दौरान एक व्यक्ति जो बोट पर चढ़ने से पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका था, वो पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल गया। ये वही व्यक्ति था जो जूनसियों के जाते समय अपना सिर अजीब तरह से हिला रहा था। खबर मिलते ही जूनसियोक तेजी से केबिन की ओर दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका भांजा पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका था। आसपास के ज़ॉम्बीज को हरकत करते देख जूनसियोक अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन भांजा अचानक अपनी मां का हाथ पकड़ लेता है। दुख से टूट चुकी बहन जूनसियोक का हाथ झटक देती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। आसपास के ज़ॉम्बीज एक एक करके खड़े होने लगते हैं। बंदूक होने के बावजूद वो इतने सारे ज़ॉम्बीज का मुकाबला नहीं कर सकता था। अपनी बहन की आंखों में वो आखिरी बेबसी देख उसे समझ आ जाता है कि उसने मरने का फैसला कर लिया है। उसी समय सप्लाईज लेकर उसका जीजा भी वापस आ जाता है। जूनसियोक स्थिति को देखते हुए तुरंत बाहर कूदकर केबिन का दरवाजा बंद कर देता है ताकि जीजा अंदर न जा सके। इस तरह जीजा की हताश चीखों के बीच उसकी बहन ज़ॉम्बीज द्वारा निकल ली जाती है। इस बार भी उसने खुद को बचाने का ही रास्ता चुना था। पलक झपकते ही 4 साल बीत जाते हैं। हालांकि दोनों सफलतापूर्वक हांगकांग पहुंच गए थे, लेकिन रेफ्यूजी होने की पहचान के कारण उनकी जिंदगी सड़क के चूहों से भी बदतर थी। लोग इस डर से उनके पास नहीं आते थे कि कहीं वे वायरस के वाहक न हों। एक रात सोते हुए जूनसियों को जबरदस्ती जगाया जाता है और कहीं ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि उसका जीजा भी वहीं है। पता चलता है कि एक माफिया गैंग के पास एक क्रेजी प्लान है। पेनिनसुला के खंडहरों में एक ट्रक छिपा है जो अमेरिकन डॉलर से भरा है। अगर वे उसे वापस ले आते हैं तो उन्हें 50 से 50 हिस्सा मिलेगा। अपनी इस बेकार पहचान के साथ जीने से बेहतर उन्होंने उस नर्क जैसे फ्यूचर के लिए जोखिम उठाना सही समझा। अगर वे सफल हो जाते तो वे गरीबी के इस दलदल से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते थे। इस तरह जूनसियोक, उसका जीजा और 2 अन्य सर्वाइवर्स हथियारों से लैस होकर वापस उसी नर्क में लौट जाते हैं। उन्होंने रात के अंधेरे में जल्दी से काम खत्म करने की प्लानिंग की थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सफर उनकी सोच से कहीं ज्यादा डेंजरस होने वाला है। पेनिनसुला में कदम रखते ही वे नाइट विजन गियर का इस्तेमाल करते हैं और डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तभी जूनसियोक देखता है कि सामने वाले कांच के रास्ते में ज़ॉम्बीज का सैलाब उमड़ रहा है। चांदनी की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी और ऐसा लग रहा था मानो डेथ उनके ठीक पीछे खड़ी सांस ले रही है। सौभाग्य से उन्हें कैश ट्रक मिल जाता है। डॉलर्स के ढेर देख सबकी आंखें फटी रह जाती है। जैसे ही जीजा एक लाश से बंधी सेफ्टी बेल्ट खोलने की कोशिश करता है, वो लाश अपनी खून जैसी लाल आंखें खोलती है और उस पर झपट पड़ती है। हाथापाई में अनजाने में गाड़ी का हॉर्न बज जाता है। वो आवाज सन्नाटे को चीर देती है
और ज़ॉम्बीज़ का विशाल झुंड भूखे भेड़ियों की तरह अपने शिकार की ओर दौड़ पड़ता है। जूनसियों के कवर फायर के बीच बाकी लोग जल्दी से गाड़ी में चढ़ जाते हैं। वो पास की एक कार पर गोलियां चलाकर उसका अलार्म चालू कर देता है ताकि ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटक जाए। लेकिन उनकी अपनी गाड़ी रिवर्स करते समय भी अलार्म बज जाता है और ज़ॉम्बीज़ उनकी ओर टूट पड़ते हैं। किस्मत से वे स्पीड बढ़ाकर ज़ॉम्बीज़ को पीछे छोड़ देते हैं। जब वे फ्यूचर की लग्जरी जिंदगी के सपनों में खोए हुए थे, तभी आसमान से एक फ्लेयर बॉम्ब बिल्कुल उनकी गाड़ी के सामने आकर गिरता है। अनजान होने के कारण वे गाड़ी रोकर देखने लगते हैं। जून सियोक सामने आग की लपटों को देख कुछ सोचने लगता है। जैसे ही उसे खतरे का एहसास होता है, ज़ॉम्बीज़ का झुंड उन पर टूट पड़ता है। वे जान बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की लहर बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि गाड़ी चलाने वाली महिला का स्किल बहुत अच्छा था, फिर भी वो गाड़ी पलटने से नहीं बचा पाई और मौके पर ही मारी गई। जून स्योक, जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, वो गाड़ी से बाहर जा गिरा। एक फॉर्मर ऑफिसर होने के नाते जून स्योक तुरंत उठता है और जमीन से एक गन उठाकर फायरिंग शुरू कर देता है। सामने के ज़ॉम्बीज़ गिरने लगते हैं। जीजा को मौका मिलता है और वो ट्रक के अंदर छिपकर अपनी जान बचा लेता है। जून स्योक की गोलियां खत्म होने वाली होती हैं, तभी उसे भागने का एक मौका मिलता है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ दो गाड़ियों के बीच फंस गए थे। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है। अचानक वायुजन अपनी कार से ज़ॉम्बी को उड़ाते हुए उसके सामने रुकती है और कहती है, अगर मरना नहीं चाहते तो जल्दी अंदर आओ। जून सियों को लगा कि बाकी सब मारे गए, इसलिए वो उसके साथ चला जाता है। कार में बैठने के बाद वो देखता है कि फ्रंट सीट पर एक छोटी बच्ची भी बैठी है। उसे शक होने लगता है कि क्या वो वाकई बच गया है। वायुजन की उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसकी ड्राइविंग में फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा फील था। उसके स्टंट्स देखकर आंखें फटी रह जाती हैं। लेकिन सच तो ये है कि जून स्योक, जिसने फिर से सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, वो पीछे की सीट पर झटके खाकर बेहोश होने जैसा हो गया। पता नहीं इस बार उसे अकल आएगी या नहीं। कई मोड़ों और छलांगों के बाद वे पीछे के ज़ॉम्बीज़ को तो छोड़ देते हैं, लेकिन सामने एक टनल के मुहाने पर ज़ॉम्बीज़ ने रास्ता बंद किया था। यहाँ छोटी बहन की चाल काबिले तारीफ थी। उसने एक चमकती हुई रिमोट कंट्रोल कार का इस्तेमाल किया और ज़ॉम्बीज़ के झुंड को गोल गोल घुमा दिया। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटका, वायुजन ने एक्सेलरेटर दबाया और वहां से तेजी से निकल गई। दूसरी तरफ ट्रक के अंदर छिपा हुआ जीजा डर से कांप रहा था। तभी एक विज्ञापन वाली गाड़ी, जिसमें तेज डिस्को लाइट्स और म्यूजिक बज रहा था, ज़ॉम्बीज़ को अपनी ओर खींच ले गई। कुछ आर्म्ड मैन ट्रक के पास पहुंचे। साफ था कि फ्लेयर उन्होंने ही फेंका था। उनके लीडर ने एक घायल साथी को बेरमी से मार दिया और फिर कैश ट्रक लेकर चले गए। पेनिनसुला के इस खंडहर में अब केवल सर्वाइवल सप्लाईज ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसके लिए संघर्ष हो रहा था। वे ट्रक लेकर अपने बेस यूनिट 631 की ओर निकल गए। जून सियों को बचाने के बाद उसे एक सीक्रेट शेल्टर में ले जाया गया। पुराने किम द्वारा घसीटे जाने के दौरान उसकी नींद खुली और दोनों ही डर गए। जून सियोक एक कोने में दुबक गया, लेकिन तभी वहां वायुजन आ गई, जिससे उसे समझ आया कि ये उनका ठिकाना है। वो थोड़ा पागल जैसा दिखने वाला बुजुर्ग किम लगातार दावा कर रहा था कि वो रेस्क्यू टीम के संपर्क में है। इससे पहले कि जून सियोक कुछ और पूछता, मिन जंग अंदर आती है। जून सियोक ये देखकर दंग रह जाता है कि ये वही औरत है जो 4 साल पहले सड़क किनारे अपने बच्चे को बचाने की भीख मांग रही थी। 4 साल पहले मिनजंग ने अपनी बेटी को बचाने के लिए पागलों की तरह उसकी गाड़ी की खिड़की पीटी थी, लेकिन उसने बेरमी से गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वे आज भी जीवित है और आज उसी की 2 बेटियों ने उसकी जान बचाई है। जून सियों के अंदर गिल्टी की भावना फूट पड़ती है, लेकिन मिनजंग उसे नहीं पहचानती और उस पर गन तान देती है। ये जानकर कि जून सियोक बाहर की दुनिया से आया है, वो हैरान रह जाती है। उधर सार्जेंट वैंग को लगता है कि उसने बहुत बड़ा काम किया है और वह इसके बदले एक सिपाही से फूड कैन मांगता है। भोजन की कमी के कारण वो मना कर देता है। ये लोग कभी रेफ्यूजी कैंप की रक्षा करने वाली मिलिट्री यूनिट थे और शुरुआत में इन्होंने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई थी, लेकिन धीरे धीरे रेस्क्यू टीम से संपर्क करने की बार बार की फेलियर और 4 साल तक उपेक्षित रहने के कारण उन्होंने अपनी इंसानियत खो दी। वे अब पागलपन और क्रूरता की हदें पार कर चुके थे। उनके आदमियों को ट्रक में छिपा हुआ जीजा मिल जाता है और वे उसे बाहर खींच लाते हैं। सार्जेंट वैंग के लिए एक जिंदा इंसान मिलना किसी सप्लाइज मिलने से ज्यादा इंटरेस्टिंग था। उसने जीजा की कोई बात नहीं सुनी,
उसे एक मुक्का मारा और अपने आदमियों को उसे गेम अरीना ले जाने का आदेश दिया। उधर मैनेजमेंट का काम देखने वाले को पता चलता है कि ट्रक में खाना नहीं, बल्कि केवल डॉलर्स भरे हैं जो उनके किसी काम के नहीं थे। दूसरी तरफ मिनजंग को पूछताछ में पता चलता है कि जून सियोक यहाँ केवल पैसों के ट्रक के लिए आया है। वे यहाँ 4 साल से फंसे थे और मदद का इंतजार कर रहे थे। सब कुछ कितना अजीब था, लेकिन इससे मिनजंग के मन में इस आइलैंड से निकलने की एक होप जाग गई। सबने फैसला किया कि रात होते ही वे यूनिट 631 के बेस में घुसेंगे और ट्रक चोरी करेंगे। इधर एक विक्षिप्त आदमी कैप्टन एसियो दीवार पर लगे पोस्टर को चाट रहा होता है और सुसाइड करने की सोच रहा होता है। तभी एक सिपाही अंदर आता है और बताता है कि ट्रक में पैसा है, खाना नहीं। एसियो तुरंत उसे देखने जाता है और वहां उसे एक सैटेलाइट फोन मिलता है। फोन बजता है और दूसरी तरफ से माफिया उसे बताते हैं कि अगर वो पैसे बाहर ले आता है तो उसे आधा हिस्सा मिलेगा और वे उसे पोर्ट पर लेने आएंगे। जीजा और अन्य सर्वाइवर्स को नंबर दे दिए गए और उन्हें अरीना में डाल दिया गया। वे अब इन सनकी सैनिकों के मनोरंजन का खिलौना मात्र थे। काउंटडाउन शुरू हुआ। ज़ॉम्बीज़ के दरवाजे धीरे से खुले और सामने ज़ॉम्बीज़ का एक ढेर नजर आया। इससे पहले कि जीजा कुछ समझ पाता, इंसान और ज़ॉम्बी के बीच मौत का खेल शुरू हो गया। उन्हें न केवल ज़ॉम्बीज़ से बचना था, बल्कि उन धोखेबाज इंसानों से भी बचना था जो खुद को बचाने के लिए दूसरों को धक्का दे रहे थे। वही ऑडियंस में बैठे सैनिक इस खून खराबे को देखकर बेहद एक्साइटेड थे। जब समय सीमा खत्म हुई तो किस्मत से जीजा अभी भी जिंदा था। उन 2 मिनटों की कीमत उसके लिए 1 सदी के बराबर थी। खेल खत्म होने के बाद एक रंग बिरंगी लाइट्स वाला आदमी ज़ॉम्बीज़ को वापस दरवाजे के पीछे ले गया। बचे हुए लोग सेफ रूम की ओर भागे, जहां सिपाहियों ने उनके खाने के लिए खिड़की से नूडल्स के पैकेट फेंक दिए। जीजा उस वक्त बस यही सोच रहा होगा कि काश उसके पास कोई टाइम मशीन होती और वो वापस जा पाता, जहां कम से कम जान का खतरा तो नहीं था। दूसरी तरफ जून सियोक और बाकी लोग आराम करने के बाद निकलने की तैयारी करते हैं। जून सियोक हथियारों की सफाई कर रही मिनजंग के पास जाता है और अपना पिछला सच बताता है, लेकिन मिनजंग उसे बस एक फीकी मुस्कान के साथ टाल देती है। अब उन बातों का कोई मतलब नहीं था। उस दिन मैंने कुल 31 गाड़ियां रोकी थी, लेकिन कोई नहीं रुका। अब मेरी बेटी ने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए तुम मेरी बेटी के कर्जदार हो, मेरे नहीं। उधर कैप्टन एसियो और सिपाही योजना बनाते हैं कि कैसे बिना किसी को बताए ट्रक लेकर पोर्ट पहुंचा जाए। मिनजंग की टीम भी निकल पड़ती है। रात के अंधेरे में वे बेस की ओर बढ़ते हैं। पहुंचने से पहले मिनजंग अपनी बड़ी बेटी को कुछ हिदायतें देती है। उसे पता था कि ये मिशन जानलेवा हो सकता है, लेकिन ये उनके पास इकलौता मौका था। बेटियों को गले लगाने के बाद वो जूनसियों के साथ अंडरग्राउंड पार्किंग के गुप्त रास्ते से अंदर घुसती है। अपनी जान पहचान के कारण वे जल्दी ही ट्रक तक पहुंच जाते हैं। जूनसियो पैसों की जांच करता है और मिनजंग सैटेलाइट फोन ढूंढने केबिन में जाती है, लेकिन वो फोन टूटा हुआ मिलता है। उसी समय कैप्टन एसियो अपनी योजना के तहत सैनिकों को खुश करने के लिए झूठ बोलता है कि ट्रक में बहुत सप्लाईज है और उनके लिए बड़ी पार्टी का इंतजार कर रहा है। सभी जश्न में डूब जाते हैं, लेकिन शातिर सार्जेंट वैंग को कुछ गड़बड़ लगती है। जब एसियो अपने कमरे में वापस आता है तो वो देखता है कि वैंग पहले से वहां बैठा है। खुशकिस्मती से उसने मेज पर रखा सैटेलाइट फोन नहीं देखा था। एसियो घबराकर उसे एक स्पीकर से ढक देता है। वैंग उससे पूछता है कि क्या वो कुछ छिपा रहा है। एसियो मना कर देता है। तभी दूसरा सिपाही अचानक वहां आ जाता है और माहौल टेंस हो जाता है। वैंग को शक तो होता है, लेकिन वो फिलहाल वहां से चला जाता है। एसियो अपने साथी को ट्रक के पास इंतजार करने को कहता है। ट्रक के पास पहुंचते ही सिपाही का सामना मिनजंग से हो जाता है। गन की नोक पर वो मिनजंग से विनती करता है कि उसे भी साथ ले चले। उसी समय कुछ और सैनिक वहां आते हैं और उसे अरीना में खेल देखने के लिए बुलाते हैं, जहां वे जीजा पर दाव लगाने की बात करते हैं। जूनसियों को एहसास होता है कि उसका जीजा अभी भी जिंदा है। मिनजंग उसे बचाने के लिए भेज देती है और खुद ट्रक संभालती है। तभी कैप्टन एसियो वहां पहुंचता है और मिनजंग को देख हैरान रह जाता है। वो फोन देने का नाटक करता है और मिनजंग पर गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वो भागने लगता है। मिनजंग ट्रक स्टार्ट करके उसे टक्कर मार देती है और फोन लेकर उसे वही बेहोश छोड़ देती है। अरीना में नया खेल शुरू हो चुका था। जैसे ही ज़ॉम्बी जीजा को काटने वाला होता है, जून सियोक वहां पहुंचकर ज़ॉम्बी को मार गिराता है। वो स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करता है और धुंध का फायदा उठाकर जीजा के साथ भागने लगता है।
उनके पीछे सोल्जर्स और ज़ॉम्बीज दोनों पड़े थे। एक ज़ॉम्बी जून सियो की गन गिरा देता है। जीजा, जो पहले बहुत डरा हुआ था, वो हिम्मत जुटाकर गन उठाता है और फायरिंग करके जून सियो को बचाता है। लेकिन तभी सार्जेंट वैंग दूर से जीजा को गोली मार देता है। जून सियोक अपने जीजा को बचाने की पूरी कोशिश करता है। जून सियो के सामने उसके परिवार का आखिरी सहारा भी चला जाता है। वो गुस्से में उन सैनिकों पर गोलियां बरसाने लगता है। तभी मिंजन ट्रक लेकर दीवार तोड़ते हुए अंदर आती है और उसे गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल जाती है। होश में आने पर कैप्टन एसियो देखता है कि वे भाग रहे हैं। वो अपनी हताशा में अपने साथी को मार देता है और गाड़ी में बैठकर तमाशा देखता है। तभी शोर सुनकर ज़ॉम्बीज का बड़ा झुंड वहां आ जाता है। मिंजन का ट्रक ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाता है। लेकिन तभी दूर से एक तेज लाइट और हॉर्न की आवाज आती है। वायुजन अपनी कार लेकर आती है और ज़ॉम्बीज को अपनी ओर खींच लेती है। दादाजी फायरवर्क्स जलाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाते हैं और सब सुरक्षित निकल जाते हैं। तभी सार्जेंट वैंग अपनी पूरी यूनिट के साथ उनका पीछा शुरू करता है। आसमान में फ्लेयर जला दिए जाते हैं, जिससे रात दिन जैसी लगने लगती है। सड़कों पर स्पीड और चेस का खेल शुरू हो जाता है। वायुजन और मिनजंग मिलकर दुश्मनों की गाड़ियों को चकमा देती है। सार्जेंट वैंग गुस्से में पागल हो जाता है। वायुजन अपनी बेहतरीन ड्राइविंग और ज़ॉम्बीज का इस्तेमाल करके दुश्मनों की गाड़ियों को एक एक करके तबाह कर देती है। अंत में जून सियोक एक कांच के रास्ते को अपनी मशीन गन से तोड़ देता है और वैंग की गाड़ी ज़ॉम्बीज के समंदर में गिर जाती है। अंततः वे बच निकलते हैं। जून सियोक सैटेलाइट फोन से माफिया को बताता है कि वे 15 मिनट में पोर्ट पहुंच रहे हैं। पोर्ट पर उन्हें एक कार्गो शिप दिखता है। सब खुश थे, लेकिन तभी कैप्टन एसियो अचानक अपनी गाड़ी से ट्रक को टक्कर मारता है। वो वायुजन को हॉस्टेज बना लेता है। बाकी सब असहाय होकर हथियार डाल देते हैं। दादाजी और छोटी बहन चुपके से गाड़ी से उतरते हैं। छोटी बहन रिमोट कार से एसियो का ध्यान भटकाती है। वायुजन भाग निकलती है, लेकिन एसियो दादाजी को गोली मार देता है, जो छोटी बच्ची को बचाने के लिए सामने आ जाते हैं। मिंजंग के पैर में भी गोली लगती है। एसियो ट्रक लेकर शिप में घुस जाता है। शिप पर माफिया पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन एसियो को मार देते हैं। मरते मरते एसियो ट्रक को रिवर्स गियर में डाल देता है, जिससे शिप का दरवाजा खुला रह जाता है और हजारों ज़ॉम्बीज अंदर घुस जाते हैं। वे सब वहीं मारे जाते हैं। जून सियोक दूर से ये सब देखता है और राहत की सांस लेता है कि वे उस शिप पर नहीं थे। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वे फायरवर्क्स करके हेल्प मांगते हैं। मिनजंग अपनी बेटियों को जून सियोक को सौंप देती है और खुद पीछे रहकर ज़ॉम्बीज का सामना करती है ताकि वे बच सकें। वो एक पुरानी गाड़ी में बैठकर हॉर्न बजाने लगती है ताकि ज़ॉम्बीज उसकी ओर आए। जब वो खुद को खत्म करने वाली होती है, तभी उसे अपनी बेटियों की चीखें सुनाई देती है। जून सियोक, जो पहले एक बार भाग गया था, इस बार अपनी रिडेम्पशन के लिए वापस आता है और गोलियां बरसाकर मिंजंग को ज़ॉम्बीज के घेरे से बाहर निकाल आता है। धुएं के बीच से अपनी मां को सही सलामत आते देख दोनों बेटियां उनसे लिपट जाती है। अंततः चारों लोग रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में सवार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी पेनिनसुला की पूरी कहानी। कैसे स्वार्थ और डर के बीच से निकलकर जून सियोक ने अपनी मुक्ति ढूंढी और अंत में एक परिवार को नई जिंदगी मिली। अगर आपको ये कहानी और मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि फिल्म का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला लगा। ऐसी ही और भी दिलचस्प और धमाकेदार फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल फिल्मी रिकैप वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फिल्मी रिकैप वर्ल्ड।